स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और इसके लिए यह पहला पार्ट होगा। ये वीडियो महत्वपूर्ण होगी आपके उन सभी एग्जामों के लिए जहां पर विज्ञान के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं इसका PDF डाउनलोड करना या फिर इसका टेस्ट देना तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। आपको एक प्रश्न के साथ 4 विकल्प देखने को मिलेगा। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 5 सेकंड में और उसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब आपको ये करना है कि आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप ये वीडियो ऑफलाइन देख रहे हैं तब भी आप अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताइए। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। ये क्वेश्चन रेलवे में और जो ग्रुप डी का पिछली बार हुआ है वहाँ पे पूछा जा चुका है। सही उत्तर है यकृत। जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, अगर इन ऑप्शनों पे गौर करें तो सही उत्तर होगा यकृत। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा होती है इसको कंट्रोल कौन करता है, ये पूछा गया है। तो ये कंट्रोल किया जाता है इंसुलिन के द्वारा। इंसुलिन के द्वारा जो भी ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है या फिर कम होती है उसको कंट्रोल में किया जाता है। अगला है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। 2 से 3 सेकंड आपके पास समय है। सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। इसके लिए सही उत्तर है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन बोलते हैं जो मनुष्य के में जो मादा जनन है इसके अंग से जो भी हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं रिलैक्सिन। अगला है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? क्या पोषण आता है, उत्सर्जन आता है, श्वसन आता है या फिर ये सभी आते हैं? तो देखिए जैव प्रक्रम मतलब एक पूरी प्रक्रिया। इसमें पोषण भी होगा, उत्सर्जन भी होगा और श्वसन भी होगा, यानी कि सही, सभी उत्तर सही है। अगला है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मतलब कि आप देखेंगे कि मनुष्य में 2-3 तरह की गतिविधियां होती हैं। एक होती है ऐच्छिक, एक होती है अनैच्छिक। ऐच्छिक मतलब कि जो हमारे इच्छा पे डिपेंड हो, अनैच्छिक मतलब कि जो हमारी इच्छा पे डिपेंड ना हो, जैसे कि पलकों का फड़कना या फिर और भी चीज़ें जो हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी इच्छा पे डिपेंड होती हैं और जो चीज़ें हमारी इच्छा पे डिपेंड होती हैं वो किस चीज़ के नियंत्रण में होती है, मतलब कि हमारे शरीर के किस भाग के नियंत्रण में होती है? तो ये होती है सेरिब्रम के, मतलब कि हमारे दिमाग के अग्रभाग के। दिमाग का जो अगला हिस्सा है इसके कंट्रोल में होती हैं जो भी हमारी ऐच्छिक गतियाँ होती हैं। अगला है कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है कितना, ये बताना है आपको। तो अगर आप इन ऑप्शनों पे गौर करें तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, ऑक्सीजन पाया जाता है 21%। तो ये 2 ऑप्शन तो है नहीं और अगर आप इनको मिलाएं तो ये हो गया 99, यानी कि अब एक ही बचा। यानी कि आप देखेंगे ऑप्शन में तो एक ही 1% से कम है और यही इसका सही उत्तर होता है। वायुमंडल में CO2 का जो मात्रा होता है 0.03% के अप्रॉक्स होता है। अगला है कि शरीर का तापक्रम कहाँ पर नियंत्रित होता है? हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है ये कहाँ पर नियंत्रित होता है, ये पूछा गया है। स्पाइनल कार्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्रंथि? तो ये जो टेम्परेचर कंट्रोल होता है ये होता है हाइपोथैलेमस में। जो हाइपोथैलेमस होता है शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगला है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मेन बताना है आपको। आप अगर इन ऑप्शनों को देखें तो आपको 2 ऑप्शन सही दिख रहे होंगे, लेकिन पूछा है कि मुख्य श्वसन अंग क्या नाक है या फिर फेफड़ा है? तो यह है फेफड़ा, क्योंकि बिना नाक का अगर नाक कट भी जाए तो आप सांस ले सकते हैं, लेकिन बिना फेफड़ा के आप सांस नहीं ले सकते हैं। और पूछा गया था मुख्य श्वसन अंग। अगर ये पूछा जाता कि बाहरी श्वसन अंग कौन है तो आप नाक बता सकते थे, लेकिन मुख्य श्वसन अंग पूछा गया था। सही उत्तर होगा फेफड़ा। अगला है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? चूंकि अमीबा एक छोटा कोशिकीय जीव होता है तो इसमें जो भोजन वो लेता है वो किसके द्वारा लेता है, ये पूछा गया है।
ऑप्शन है कूटपाद, कोशिका मोह, सीलिया या फिर गुदाद्वार। तो ये सही उत्तर होगा कूटपाद। देखिए होता क्या है कि जो सेल होती हैं जिनको हम कोशिका बोलते हैं, कई कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं, ऊतक। तो यहाँ पे अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अगला है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। मतलब कि आप देखे होंगे दो चीज, एक तो हाई ब्लड प्रेशर, एक लो ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे पूछा गया हाई ब्लड प्रेशर को, तो हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं ये पूछा गया है। तो हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। यहाँ पे आपको 2 से 3 सेकंड मिल रहे हैं, तो आप अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताया करिए। और इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछ ले रहे हैं, जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं इसका उत्तर कमेंट करके बताएंगे। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए और ये कहाँ होती है, इसका उत्तर सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। देखिए लार एक ऐसा एंजाइम है और इसमें जो भी एंजाइम पाए जाते हैं कि हमारे भोजन को पकाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब आप भोजन को चबाते हैं वहीं से भोजन की पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। तो लार ऐसा करने में सफल इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक एंजाइम पाई जाती है और उसका नाम होता है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम के कारण ही आपका भोजन पचता है। अगला है कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। मतलब कि जो मछलियां उत्सर्जन करती हैं वो क्या होता है ये पूछा गया है। तो ये होता है अमोनिया। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3। मछलियां सांस किससे लेती हैं? तो गलफड़े के द्वारा। अगला है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है, मतलब कि दोनों बताना है आपको। इसको क्या कहते हैं, एक शब्द में आप बताइए। तो इसको हम कहते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें मनुष्य सांस लेता है और उसे छोड़ता है। अगला है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कहने का मतलब यह है कि ऐसी बीमारी कौन है जो कि आपके सांस के जो सिस्टम है उसको प्रभावित करता है या फिर उससे होता है। तो आप देखेंगे तो ये जो डायरिया है ये पेट की बीमारी है, ये सांस से इसका कोई मतलब नहीं है। टीबी, तो टीबी एक सांस की बीमारी है, इसमें आदमी की मौत हो जाती है और खास करके जो खांसने वाली बीमारी बढ़ जाती है। और दूसरा है निमोनिया, ये खास करके बच्चे और बुजुर्गों में होता है, ये भी सांस से रिलेटेड ही है। यानी कि आप देखेंगे कि 2 ऑप्शन सही हो गया, यानी कि सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा गया है कि बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें। आपको बता दें कि इस तरह की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। देखिए हमारे शरीर में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है अगर छोटे लेवल पे देखा जाए तो ये कोशिका से ही होता है, लेकिन इसके लिए जो कोशिका होती हैं किसका उपयोग करती हैं ये पूछा गया है। तो ये उपयोग किया जाता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का उपयोग करती हैं कोशिका और वहीं से ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला है कि छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। आपने देखा होगा या फिर पढ़ा होगा कि पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है, सूर्य का प्रकाश। और यहाँ पे जो पौधे भोजन बनाते हैं इसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि बिना सूर्य के प्रकाश के भी इस धरती पे अस्तित्व में हैं और आपने कई बार ऑफिस में देखा होगा इस तरह के पौधों को। तो ये जो पौधे होते हैं इनको क्या नाम दिया जाता है ये पूछा गया है। तो इसके लिए सही उत्तर है इन पौधों को कहते हैं सियोकाइट्स। सियोकाइट्स बोलते हैं इन तरह के पौधों को। अगला है कि किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। क्योंकि आप ऑक्सीजन को लेते हैं सांस के तौर पे, तो ये जो ऑक्सीजन है आपके कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो ये जो पहुंचने वाली क्रिया है या फिर प्रक्रिया है, ये जो सिस्टम है इसको बोलते क्या है ये पूछा गया है। तो इसको हम बोलते हैं विसरण। विसरण बोलते हैं इस प्रक्रिया को। अगला है कि गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। आपने देखा होगा यह एक पौधा होता है और
जिसका नाम है, अगर हिंदी में देखें तो गोबर छत्ता। तो ये क्या कहलाता है? परजीवी मतलब कि दूसरों पर आधारित, स्वपोषी मतलब खुद पे आधारित, मृतोपजीवी मतलब कि मरे हुए पर आधारित। तो ये आपसे पूछा गया है। तो ये होता है मृतजीवी, मृतजीवी जो मरे हुए से अपना भोजन लेता है। अगला है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में तो ऑप्शन देखेंगे तो पहला है विघटन, दूसरा दहन, तीसरा परिवर्तन और चौथा संश्लेषण। सही उत्तर है विघटन, ये विघटन होता है। अगला है कि ऑक्सीजन क्या है? क्या वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या फिर हार्मोन है? तो जो वसा होता है ये होता है एंजाइम, ऑक्सीजन होता है ये होता है एंजाइम। ऑक्सीजन मतलब कि O2 जो कि हमारे वायुमंडल में पाया जाता है 21%। अगला है कि खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है? मतलब कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं ये पौधे में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो इसका रूप कौन सा होता है? क्या ये ग्लूकोज के रूप में जाते हैं, स्टार्च के रूप में, सुक्रोज के रूप में या फिर प्रोटीन के रूप में? तो ये जाते हैं सुक्रोज के रूप में। अगला है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? मतलब कि अगर दिमाग को कई पार्ट में बांट दें तो इसमें से वो कौन सा पार्ट है जो कि आपकी चतुराई और बुद्धि का केंद्र है? तो इसको बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम को बोलते हैं मनुष्य की बुद्धि और चतुराई का केंद्र, और यही आपके ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। जैसे कि आप क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करने का काम सेरिब्रम का होता है। अगला है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ये क्वेश्चन बेहद आसान है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। 120/80 एक मतलब कि नॉर्मल आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर है, अगर इससे ज़्यादा भी होता है तो हाइपरटेंशन और कम होता है तो लो ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ता है, और दोनों ही कंडीशन खतरनाक होती हैं। अगला है कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? जैसे अगर ये सिस्टम आपके शरीर में काम करना बंद कर दें तो आप किसी को सूंघ नहीं सकते, किसी भी पदार्थ को। तो इसको कहते हैं घ्राणेंद्रिय पाली, घ्राणेंद्रिय पाली बोलते हैं, और ये मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? अगर आप मस्तिष्क को खोलें तो वहाँ पे आपको एक झिल्ली दिखती है इस तरह की, तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन है पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर या फिर इरेक्नोवाइड। तो इसको हम कहते हैं ड्यूरामीटर। दांत का मसूड़ा होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? दांत के मसूड़े की बात की जा रही है, यह किस पदार्थ का बना होता है? ये तो सबको पता है कि यहाँ पे कैल्शियम होता है, लेकिन कैल्शियम के साथ क्या होता है आपको बताना है। सही उत्तर है कैल्शियम के साथ होता है फास्फेट, यानी कि जो दांत का मसूड़ा होता है कैल्शियम और फास्फेट के मिश्रण से बना होता है। अगला है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है? आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी खट्टे होते हैं वहाँ पे अम्ल होता है। अम्ल मतलब कि एसिड, और अगर आप इसको pH मान पे देखें तो ये 0 से लेकर 7 के बीच होगा, और 7 से 14 के बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं क्षार, यानी कि अम्ल ये 7 से कम होगा, 0 से अधिक होगा। तो यहाँ पे इसमें कौन सा अम्ल है, क्योंकि अम्ल भी कई तरह के होते हैं। तो इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इमली में या फिर और भी जैसे संतरा में अलग अलग होता है, तो इसमें कौन सा अम्ल होता है। अगला है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? 2 से 3 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके दे पाएं। सही उत्तर है रेडॉक्स अभिक्रिया। जो उपचयन अपचयन अभिक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला है कि दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होती है, मतलब कि निकलती है? एक लाइन में कहें ये तो जस्ता पे अगर आप सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे H2SO4 तो कौन सी गैस निकलेगी? तो उसमें H2SO4 है और इसमें से निकलती है H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। अगला है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन बनाते हैं, मतलब कि ग्लूकोज बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? बेहद आसान क्वेश्चन है। इसको कहते हैं प्रकाश
संश्लेषण, शुद्ध भाषा में कहे तो इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन अगर इसमें से आप ऑप्शन देखें तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है कि पौधे अपना खाना बनाते हैं और इसमें वो क्या लेते हैं, CO2, सूर्य का प्रकाश। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब कि पौधों का भोजन बनाने के लिए क्या पौधे रात में भोजन बना सकते हैं, तो रात में भोजन नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं होता है। तो जो पौधे होते हैं वो दिन में CO2 लेते हैं और रात में O2 लेने लगते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि रात में पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगला है कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है, अधिक क्रियाशील है या फिर कम क्रियाशील है, ये आपको बताना होगा। तो देखिए जो जिंक और लेड होते हैं, जिंक और लेड ये कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। कॉपर मतलब कि Cu, ये Pb है और Zn है। तो यहाँ पे ये जो जिंक और लेड है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। देखिए अगर केमिस्ट्री की बात करें तो हम चांदी को डिनोट करते हैं Ag से, सिल्वर को हम डिनोट करते हैं सिल्वर को, सोडियम को हम डिनोट करते हैं Na से, क्लोरीन को Cl से। तो क्या आप कमेंट करके बता पाएंगे कि सोना को हम किससे कमेंट करते हैं? सोना, गोल्ड। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, बेहद आसान क्वेश्चन है। अंगूर का किण्वन करना एक क्या है? अंगूर का किण्वन करना, तो अंगूर का अगर आप किण्वन करते हैं तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए खास करके दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक होता है रासायनिक, एक होता है भौतिक। रासायनिक का मतलब ये कि वो फिर से अपने पुराने वाले फॉर्म में ना आ सके। जैसे कि अगर आप कोई क्रिया यहाँ पे ये है और इसको अगर आप किसी और फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो जो चीज़ इसको चेंज करने के लिए आप लगा रहे हैं, ताप लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, तो ये तो चेंज हो जा रहा है। लेकिन अगर इस दाब को या फिर ताप को हटा दें तो ये फिर से अपने उस क्रिया में आ सकता है। इसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर नहीं आ सकता है तो इसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। यानी कि अंगूर का किण्वन एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला है कि मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्राकृतिक गैस का लौ उत्सर्जित होता है? मतलब कलर पूछा गया है। तो ये होता है श्वेत और ये चमकदार होता है, श्वेत चमकदार। अगला है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जैसे कि आपने देखा कि इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और इसका pH वैल्यू कितना होगा? 1 से लेकर 7 के बीच में। तो क्या आप कमेंट करके बता पाएंगे कि 7 से 14 वाले के बीच में क्या होता है? तो ये होता है क्षार, यानी कि बेस। और जिसका pH वैल्यू 7 होगा उसका, तो ये होता है न्यूट्रल, यानी कि उदासीन। अगला है कि निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? मतलब कि इन चारों में से 3 तो एक जैसे हैं, एक अलग है। तो यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। खड़िया, संगमरमर और चूना एक तरह के खास करके पत्थर हैं और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसमें से अलग है। अगला है कि नींबू के रस का pH वैल्यू कितना होता है? देखिए अगर आप ऑप्शनों पे गौर करें तो बेहद आसान क्वेश्चन है ये, कि अगर आपको एकदम नहीं पता होगा तब भी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। क्योंकि नींबू होता है खट्टा, खट्टा मतलब कि 99% अम्ल, ठीक। अम्ल मतलब कि pH वैल्यू पर 1 से लेकर 7 के बीच में। क्षार मतलब कि pH वैल्यू पर 7 से लेकर 14 के बीच में। तो अब आप देखिए कि जब ये नींबू खट्टा है, अम्ल है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन 7 से कम है? तो बस एक ही ऑप्शन मिल रहा है। अगर यहाँ पे कई ऑप्शन दे दिए होते तब आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होती, लेकिन नींबू के रस का pH वैल्यू होता है 2.2। अगला है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होगा? बताइए कमेंट करके। तो ये होता है बेकिंग सोडा। देखिए जो लोग ऑफलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं, और ताकि आप ही को पता चलेगा कि आपकी कितनी जानकारी है।
अगला है कि मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके। मतलब कि दांत का टूटना रोका जा सके, कहने का ये मतलब है। और आपको बस इन्हीं दो में से बताना है, अम्लीय या फिर क्षारीय। तो देखिए ये करना चाहिए क्षारीय, मतलब बेस। अगला है कि निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। पहली बात अधातु होना चाहिए, दूसरी बात सुचालक होना चाहिए। देखिए अधातु मतलब कि एक धातु होता है, एक अधातु होता है। सुचालक मतलब कि जिसमें विद्युत का प्रवाह हो जाए, कुचालक मतलब कि जिसमें विद्युत का प्रवाह ना हो। तो बस यही है सुचालक। और ये देखेंगे तो ये होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को देखेंगे तो ग्रेफाइट हीरा का एक अपरूपक है, हीरा का। और ये वही ग्रेफाइट है जो कि पेंसिल में होता है, पेंसिल का लेड। तो यहाँ पे ये एक विद्युत का सुचालक होता है और ये अधातु भी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ग्रेफाइट। अगला है कि निम्न में से कौन धातु को चाकू से काटा जा सकता है। वैसे आप देखेंगे तो धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता, लेकिन इसमें से कौन है जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये होता है सोडियम, यानी कि इसको हम किससे डिनोट करते हैं, Na से। परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11। परमाणु भार क्या होता है, 23। यानी कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 11। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 11। तो क्या आप कमेंट करके बता पाएंगे कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो अगर आपको आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। इसमें यह पूछा गया है कि जो सोडियम होता है इसमें प्रोटॉनों की संख्या 11, न्यूट्रॉनों की संख्या 11। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अगला है कि जस्ता के अयस्क हैं। देखिए अयस्क का मतलब क्या होता है, अयस्क का मतलब ये कि वो किस रूप में धरती में उपलब्ध है। जैसे कि कोई भी चीज़ जो सोना हमको मिलती है, जरूरी नहीं कि ये इस रूप में धरती में उपलब्ध है। जो हमको पेट्रोल मिलता है ये इस रूप में धरती में उपलब्ध नहीं होता है, ये कच्चा तेल के रूप में होता है और इसको हम प्यूरिफाई करके पेट्रोल निकालते हैं। उसी तरह जस्ता का अयस्क पूछा गया है, तो ये होता है जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड। अगला है कि एल्मुना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है। तो अगर आप एल्मुना का विद्युत अपघटन करेंगे तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस जमा होगी, ऑक्सीजन। और अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। अगला है कि इस्पात में कितना % कार्बन होता है। तो ये होता है 2%। अगला है कि कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। ऑक्सीजन से क्रिया करने का क्या मतलब है, ये समझिए। ऑक्सीजन से क्रिया करने का मतलब कि जलने लगना, जल जाना, पूरी तरह जल के राख हो जाना या फिर जलने लगना। तो आप इसमें से देखेंगे तो ये है सोना। लोहा तो कुछ हद तक क्रिया करता भी है, लेकिन सोना एकदम क्रिया नहीं करता है। और सोना को हमने आपसे पूछा था, तो सोना को हम Au से डिनोट करते हैं। अगला है कि कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है। नॉर्मली आप देखेंगे तो ये तैरते नहीं है, जैसे कि लोहा हो गया या फिर कुछ भी, लेकिन अगर कैल्शियम को आप डालें तो ये तैरने लगता है। अगला है कि एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं। तो ये जो पतले तार खींचने वाला सिस्टम है इसको हम कहते क्या है, इस क्वालिटी को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो इसको कहते हैं तन्यता, मतलब कि तान एक तार के रूप में खींच देना। यहाँ पे दिए गए बाकी ऑप्शनों पे गौर करें तो आघात वर्धता मतलब कि उसको चादर के रूप में फैलाया जा सके, चालकता मतलब कि जिसमें विद्युत का प्रवाह हो सके, कठोरता मतलब कि जो हार्ड हो। अगला है कि इनमें से कौन सी धातु अधातु चमकीला है। बताइए जो अधातु भी हो और चमकीला भी हो। तो ये होता है ब्रोमीन, Br। अगला है कि धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह क्या है, क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है।
अगर ये सुचालक नहीं होगा, उसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा, तो हम उसमें खाना नहीं बना पाएंगे। अगला है कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो ये होती है पोटेशियम। पोटेशियम। अगला है कि आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? ज्यादा होते हैं, कम होते हैं, सामान्य होते हैं? तो जो भी आयनिक हो जाता है उसका जो गलनांक और क्वथनांक होगा, मतलब जिस पॉइंट पे वो गले या फिर जिस पॉइंट पे वो बॉयल हो, ये हमेशा अधिक होते हैं। इनमें से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? आपको बताना है कि कौन ऑक्सीकरण नहीं है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। सही उत्तर है अवक्षेपण। अवक्षेपण जो क्रिया होती है ये ऑक्सीकरण नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यह है कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है। तो आपको बताना है कि ये जो प्रक्रिया है या फिर अभिक्रिया है, इसको हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शनों पे गौर करें तो यहाँ पे विस्थापन जैसे कोई बात नहीं हो रही है, केवल आपको एक दही जैसा पदार्थ मिल रहा है। तो इस तरह की क्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण मतलब कि आप देखेंगे कि किसी का भी संक्षारण होता है, चाहे वो लोहा हो या फिर कोई भी पदार्थ हो। तो ये जो संक्षारण होता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, अवक्षेपण और अपचयन या फिर संयोजन। तो ये जो संक्षारण मतलब कि किसी के खत्म होने की बात हो रही है, ये होता है उपचयन अभिक्रिया। अगला है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ाना क्या कहलाता है? तो देखिए अभी आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में उपचयन, तो इसका मतलब भी यही होता है कि ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ाना। और अगले क्वेश्चन में भी कह रहा है ऑक्सीजन के अनुपात को बढ़ाना। तो जहां पर भी ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ रहा हो वहां पे होती है उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन थोड़े से हार्ड हैं, लेकिन ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जामों में पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? मतलब कहने का ये है कि अगर ये होगा तो ये भी जरूर होगा, कहने का ये मतलब है। तो आपको बताना है इन ऑप्शनों में से कौन सा सही है आपके हिसाब से। तो ये होता है उदासीनीकरण और विस्थापन। उदासीनीकरण और विस्थापन। अगला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो सोडियम क्लोराइड और जल बना है यह कौन सी अभिक्रिया के उपरांत बना है? तो अभी अभी एक शुरू में क्वेश्चन आया था और ये भी वही है, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण और यहाँ पर भी विस्थापन की कुछ कुछ अभिक्रिया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑप्शन पे गौर करें तो केवल उदासीनीकरण आपको देखने को मिलता है। अगला है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी भी अभिक्रिया में, कोई भी रिएक्शन में जो भी भाग लेते हैं उनको हम कहते हैं अभिकारक। अभिकारक बोलते हैं। और यहाँ पे जो भी चीज भाग लेंगे, चाहे वो तो एक उत्प्रेरक के तौर पे भाग ले रहा हो या फिर दो कोई कंपोनेंट हो, सबको हम अभिकारक ही बोलेंगे। अगला है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? मतलब कि श्वसन में होता क्या है? तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अगला है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होगा? देखिए बात की जा रही है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो अगर आपको एक पीएच स्केल हम दिखा दें यहाँ पे, तो ये पीएच स्केल होता है, यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 14 होता है और यहाँ पे 0 होता है। ठीक, 0 से लेकर 7 तक जो भी रहेगा इसे हम कहते हैं अम्ल यानी कि एसिड। 7 से लेकर 14 तक जो भी रहेगा इसको हम कहते हैं क्षार यानी कि बेस। ठीक है, तो यहाँ पे वही पूछा गया था दुर्बल क्षार के लिए पीएच वैल्यू, तो ये होगा 7 से कम। अगला है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है?
मतलब कि जो क्षारक होता है उसको जल में घोलेंगे तो क्या मुक्त होगा, अम्ल को जल के साथ क्या रिएक्शन होता है। तो देखिए क्षारक में क्या होता है कि OH आयन मिलता है और जो अम्ल होता है उसमें H आयन मिलता है, ये दोनों में डिफरेंस है, यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो दही हो या फिर दूध हो, ये पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, क्योंकि दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और दूध से ही दही बनता है, यानी कि वहां पर भी लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। अगला है कि किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवयव मौजूद रहता है जो कि धातु से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है। ठीक, तो आपको बताना है कि वो गैस कौन सी है। अम्ल की बात हो रही है, अभी हमने आपको पिछले वाले में बताया था, ये होगा हमेशा हाइड्रोजन। जब भी अम्ल होगा हमेशा हाइड्रोजन होता है और जब भी क्षार होगा हमेशा OH आयन होगा, ये आपको समझना होगा। अगला है कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो देखिए खट्टा से आप समझ सकते हैं, एक तो ये इसमें शब्द है, जहां पर भी खट्टा की बात आएगी वो अम्ल हो जाएगा, मतलब 99% कंडीशनों में होता है। लेकिन एक और आपको दिया गया है नीले लिटमस को लाल कर दे, तो जो नीले लिटमस को लाल बनाता है इसे हम कहते हैं अम्ल, यानी कि एसिड। और pH वैल्यू इसकी कितनी होती है, 1 से लेके 7 तक। तो चलिए कमेंट करके बताइए क्षार की pH वैल्यू कितना होती है। ये क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। मतलब कि जो जल में घुलनशील है वो क्या है, कहने का ये मतलब है, तो ये है क्षार। क्या है, क्षार। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, ठीक, लेकिन भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। भारी जल का क्या आप कमेंट करके बता पाएंगे? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम भाग लेता है, तो हमने आपको हिंट दे दिया, अब आपको अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताना है। अगला है कि निम्न में से प्रबल अम्ल कौन सा है। देखिए अगर यहाँ पे pH स्केल बना दे, यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 14 होता है, यहाँ पे 0 होता है, ठीक, इस तरह 7 पे जो होगा वो उदासीन होगा। यहाँ से जितना इधर आप जाते जाएंगे मतलब उतना पावरफुल आपको अम्ल मिलेगा। यहाँ से जितना इधर आप जाएंगे ये पावरफुल क्षार मिलेगा। यानी कि आप अगर 0 पर आएंगे तो सबसे ज़्यादा अम्ल, 6 पे जाएंगे तो सबसे कम अम्ल, 7 पे तो बिल्कुल ख़त्म। यानी कि इसके लिए सही उत्तर होगा pH वैल्यू 0। अगला है कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो कि निकाला जाता है। मतलब जिस लिटमस पेपर की बात की जा रही है ये बैंगनी रंग का होता है, ये कहाँ से निकाला जाता है ये पूछा गया है। तो जो लिटमस रंजक की बात की गई है और बैंगनी रंग की, तो ये निकाला जाता है लाइकेन से। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। अगर बुझा हुआ चूना है और उस पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाए तो इसमें से कौन सा पदार्थ बनेगा। ये बनता है विरंजक चूर्ण। क्या बनेगा, विरंजक चूर्ण। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कमेंट करके आप बता पाएंगे, ये होता है 17, 2, 8, 7 इसका विभाजन होता है। इसी तरह जो सोडियम होता है उसका कितना होता है 11, 2, 8, 1। तो कमेंट करके बताइए एल्युमिनियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपको कमेंट करके बताना होगा। अगला है कि हल्दी, लिटमस पेपर आदि किस प्रकार का सूचक है। हल्दी हो या फिर लिटमस पत्र हो, यह किस प्रकार का सूचक है। तो हल्दी या फिर लिटमस पेपर ये होता है नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक। अगला है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग किया जाता है। अपच,
अपच मतलब कि कहने का मतलब कि खाना ना पचे, इसको कहते हैं कि एसिड हो गया है। तो जहाँ पे एसिड हो गया है वहाँ पे आपको उसकी एंटी देने की ज़रूरत है, यानी कि एंटी एसिड। एंटी एसिड यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। तो ये क्वेश्चन शुरू में भी आया था, सही उत्तर है अवक्षेपण। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो जहां पर भी प्राकृतिक गैस का दहन होगा यहाँ पे हमेशा होगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस का दहन हो या फिर आप श्वसन कर रहे हैं तो वहां पर हर जगह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अगला है कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। आपको बताना है कि यह परत का कलर कैसा होता है। तो अगर कॉपर चूर्ण को आप हवा में गर्म करेंगे तो वहां पे जो परत जमती है ये ब्लैक कलर की होती है। और इसमें अगर ऑप्शन देखें तो सही उत्तर है पहला, यानी कि काली। अगला है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो साग सब्जियों का विघटित होकर, विघटित का मतलब क्या होगा, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी श्वसन या फिर प्राकृतिक गैस यहाँ पे हर जगह होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप देखें NaOH, तो यहाँ पे पहले तो आप ये जानिए कि ये अम्ल है या फिर क्षार है। तो ये यहाँ पे OH है, अगर आप इसे तोड़ेंगे तो Na+OH माइनस OH आ गया, यानी कि ये क्या है, क्षार है। जब ये क्षार है तो जाहिर सी बात है कि ये 7 से ऊपर होगा और 14 से नीचे होगा, या फिर 14 हो सकता है। 7 या फिर 7 तो होगा नहीं, 7 से ऊपर होगा या फिर 14 या फिर 14 से कम होगा। तो ये जो ये पावरफुल क्षार होता है, और जब पावरफुल हो तो यहाँ पे इसका होगा सबसे लास्ट वाला, यानी कि 14। अगला कि किसी उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू कितना होता है। उदासीन विलयन का जो न्यूट्रल हो, तो हमने आपको पीएच स्केल पे बताया था, ये होता है 7, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है। इनमें से कौन ऐसा दर्पण है जो कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इसके लिए सही उत्तर है समतल दर्पण। जो समतल दर्पण होता है वो हमेशा जो प्रतिबिंब देता है वो कैसा देता है, तो आभासी देता है। अगला क्वेश्चन कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है। मतलब कि वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाए, इनमें से कौन सा वो दर्पण है। तो ये बनता है उत्तल दर्पण से भी तथा अवतल दर्पण से भी। मतलब कि दोनों दर्पण से, उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पण से बनता है छोटा प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, कैसी होती है, ये बताना है आपको। ये 4 ऑप्शन है। तो ये होती है हमेशा हमेशा पॉजिटिव। अगर उत्तल लेंस की पूछता है तो ये होगा हमेशा पॉजिटिव, और अगर अवतल लेंस की पूछेगा तो हमेशा निगेटिव होती है। और इसे हम डायोप्टर में नापते हैं P के फॉर्मेट में। अगला क्वेश्चन कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अभी ये क्वेश्चन आया था पहले नंबर पे। तो जो समतल दर्पण होता है वो जो भी प्रतिबिंब बनाएगा हमेशा वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा। अगला क्वेश्चन कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। मतलब कि आपकी आंख में कितना प्रकाश जाए ये कौन मतलब डिसीजन लेता है इस पे। तो ये होता है आइरिस, मतलब कि परितारिका। इसका काम ये है कि अगर आपके सामने अचानक ज़्यादा प्रकाश आ जाता है तो आपने देखा होगा कि आपकी आंखें बंद हो जाती है, आपको कुछ दिखता नहीं है। और अगर उसी तरह अगर किसी अंधेरे रूम में आप अचानक चले जाते हैं तो आपकी आंखें ज़्यादा खुलती है ताकि इसमें ज़्यादा प्रकाश आए और आप कुछ चीज़ें देख पाएँ। तो ये होती है आइरिस। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन नियम के अनुसार क्या सही है, इनमें से कौन सा सही है। तो तुरंत अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताइए। तो जो प्रकाश का परावर्तन नियम होता है आपने पढ़ा होगा कि इसमें जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के
बराबर होता है I बराबर R, आपने पढ़ा होगा। तो ये है प्रकाश का परावर्तन का नियम। अगला क्वेश्चन कि पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखती है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन से और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे किसी भी तालाब की जो पेदी है वो थोड़ा सा ऊंचाई पे फील होती है, किसी भी बाल्टी में कोई सिक्का डाला गया है तो वो थोड़ा सा ऊपर महसूस होता है, कोई भी व्यक्ति किसी तालाब में पैर करके बैठा हुआ है उसका पैर तिरछा महसूस होगा। तो इन सब का कारण बस एक ही है, प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन कि यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आकार में वस्तु के बराबर बन रहा है तो वह किस तरह के दर्पण में संभव है? तो ऐसा पॉसिबिलिटी है केवल और केवल समतल दर्पण में, हमेशा काल्पनिक बनता है। अगला क्वेश्चन कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? जो मतलब आपकी आंखों में बनता है ये हमेशा बनता है उल्टा, और जब ये हमारे माइंड तक जाता है तब ये हमारे माइंड में जो ग्रंथि होती है उनसे हमें सीधा का महसूस कराता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता? तो ये है मिट्टी। बेहद आसान क्वेश्चन था। मिट्टी को आप लेंस के रूप में नहीं ला सकते, बाकी जल, प्लास्टिक, कांच को आप लेंस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, सबकी एक अपवर्तनांक मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? मतलब कि जो चालक के पास लगा होता है पीछे देखने के लिए, तो ये होता है हमेशा उत्तल दर्पण। और केवल मोटर गाड़ी ही नहीं, किसी भी गाड़ी में बात हो रही है तो ये होता है हमेशा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे, और हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि आपको इसका PDF कैसे मिलेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। इसके जो भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है आप भी उन्हें देख पाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम दिखती है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण वही है अपवर्तन। गहराई कम दिखे, पेंदी ऊपर दिखे, पैर तिरछा दिखे या फिर रॉड टेढ़ा दिखे, सबका बस एक ही कारण है कि ये वह प्रकाश का अपवर्तन। और इन्हीं 4-5 चीजों पे ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कि टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो टार्च से होता है संतृप्त होता है, संतृप्त कहा जाता है इसे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? अभी हमने बताया है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। और अभी आपने देखा कि जो उत्तल लेंस होता है इसकी जो क्षमता होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, जो अवतल लेंस होता है इसकी जो क्षमता होती है हमेशा निगेटिव होती है। इसे नापते हैं किसमें? तो डायोप्टर में। अगला क्वेश्चन कि नेत्र लेंस के समायोजन की क्रिया किसके द्वारा होती है? देखिए होता क्या है कि मतलब कि कोई चीज़ यहाँ पे है तभी भी हमें दिख रही है सही से, यहाँ पे है तभी भी दिख रही है। तो आपको पता होगा कि कोई भी वस्तु तभी हमें दिखेगी जब उसका जो भी प्रतिबिंब है वो मतलब कि हमारे फोकस दूरी पे बने। तो आप देखेंगे कि कोई वस्तु यहाँ है तो फोकस दूरी यहाँ बन रही है, फिर यही फोकस दूरी यहाँ बन रही है। तो ऐसा कैसे संभव है? तो इससे तो यही पता चलता है कि जरूर कहीं ना कहीं इनका समायोजन हो रहा है, कोई है जो इनको कम और ज़्यादा कर रहा है। तो ये जो समायोजन की प्रक्रिया है किसके द्वारा की जाती है यही आपको बताना था। तो ये की जाती है सिलियरी पेशियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है? दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसे कहा जाता है द्वारक। अगला क्वेश्चन कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? तो देखिए हमने शुरू में ही बताया था कि जो समतल दर्पण का प्रतिबिंब होगा हमेशा
ये जो कैसा बनेगा, तो हमेशा आभासी बनेगा। अब आभासी वाला आप देख लीजिए, एक आभासी और उल्टा है और एक आभासी और सीधा है। तो उल्टा तो बनता नहीं है, क्योंकि अगर आपका सर ऊपर रहता है तो आपको शीशे में भी सर ऊपर ही दिखता है। इसका मतलब कि वो बनता है हमेशा सीधा तथा आभासी। बात हो रही है समतल दर्पण की। अगला क्वेश्चन कि आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है। जो आँख की पुतली है वो किस तरह का कार्य करती है। तो ये काम करती है परिवर्ती द्वारक की भांति। परिवर्ती द्वारक की भांति। आपको बता दें कि इसकी और भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आप इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको जाना होगा studyforjobs.in पे। यहाँ जाके आप ढेर सारा टेस्ट दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि रोगियों के कान, नाक, गले की जांच के लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण प्रयोग में लाता है। मतलब कि अगर आपके गले में देखना है डॉक्टर को तो क्या यूज करेगा, कौन सा दर्पण। तो ये होगा अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण होता है, अवतल लेंस होता है। तो अवतल लेंस क्या करता है कि जो अवतल लेंस होता है इसका काम ये होता है कि ये जो भी किरणें यहाँ पे पड़ती हैं उनको फैला देता है। जो उत्तल लेंस होता है इसका काम क्या होता है कि यहाँ पे जो भी किरणें पड़ती हैं उनको सिमेटता है यहाँ पे। तो ये डिफरेंस होता है अवतल तथा उत्तल में। अगला क्वेश्चन कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है। जो हमारी आंख में प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है। तो ये दिखता है हमेशा वास्तविक तथा उल्टा। उल्टा दिखता है, लेकिन जब ये हमारे माइंड के पास भेजा जाता है, दिमाग में जाता है, तो हमें सीधा महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है किसी नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है। किसी नेत्र का निकटतम बिंदु। तो ये क्वेश्चन बेहद आसान है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण क्या होगा। हमेशा जो प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब हो जो हमेशा सीधा बनाए। तो सीधा के लिए एक होता है समतल और एक होता है उत्तल। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, समतल तथा उत्तल। अगला क्वेश्चन कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो देखिए वीडियो लास्ट में है, और अगर अभी तक जो लोग इसे लाइक नहीं किए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिए। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। अगला तथा अंतिम क्वेश्चन कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। तो सोलर जो दर्पण, जो सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर में मतलब कि सूर्य की किरणों से हम खाना बनाते हैं, तो ये प्रयोग में लाया जाता है अवतल दर्पण को। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने इन 25 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किया, और आपको बता दें कि आप इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। इस तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।